वेलकम बैक टू माय चैनल। हे आई एम अक्षता। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट 1। ठीक है, होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो अभी मैं पार्ट 1 स्टार्ट कर रही हूँ, पार्ट 1 लेकर आई हूँ। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आता है देन हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के पहले हम काइंड पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का लिखा हुआ है काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारे को दिए गए वो डिस्क्राइब करे गए ऑन द बेस ऑफ अजम्पशन, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर के इनके काइंड्स को डिस्क्राइब करा गया। ठीक है, काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया गया है 2 पार्ट में यहाँ पे। तो फर्स्ट वन हमें दे रखा है यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, सेकंड वन इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहले हम कवर करेंगे हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन ये होते क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन हमारे 3 पार्ट में बटे हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकंड वन इज़ अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, थर्ड वन इज़ अ एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट हमें दिए गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पार्ट 2 है वो क्या था हमारा बच्चों? पार्ट 2 हमारा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये 9 पार्ट्स में बटे हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ अ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सेकंड वन इज़ अ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, थर्ड वन इज़ अ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फोर्थ वन इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फिफ्थ वन इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी, सिक्स वन इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, सेवन वन इज़ अ कॉस्ट प्रिंसिपल, एट वन इज़ अ मैचिंग प्रिंसिपल एंड नाइन वन इज़ अ ड्यूअल एसेट प्रिंसिपल। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा मैं ये इनको हेडिंग के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अपन आगे पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करूँगी मैं आगे आपको। ठीक है, तो हम 9 प्रिंसिपल्स पढ़ने वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बट 9 प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे? 9 प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट काइंड इसका। ठीक है, तो फर्स्ट काइंड हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट काइंड हमारा था यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन। हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ अजम्पशन पे कुछ अजम्पशन करने के बाद बने गए हैं। In order to make the accounting language convey the same meaning to all the people and to make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statement. बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या करे? सेम मीनिंग करे टू ऑल पीपल। यहाँ पे ऑल पीपल जो वर्ड यूज़ करा गया है यहाँ पे ऑल पीपल का मतलब क्या है? मतलब हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, ठीक है, तो सभी को सेम मीनिंग कन्वे करे। ठीक है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबको सेम मीनिंग कन्वे करे। ठीक है, इसलिए बनाए गए हैं टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। और क्या हो हमारी ये बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे। मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट क्या करते हैं वो एग्री है कि वो नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं? हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हेल्प लेते हैं, जिससे क्या करें हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस सबको सेम मीनिंग कन्वे करे और क्या हो सबके लिए हेल्पफुल हो एंड मीनिंगफुल भी हो। ठीक है, ये 3 पार्ट में हमारा बटा हुआ था। फर्स्ट वन इज़ अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेटेड दैट बिजनेस विल बी एग्जिट फॉर द लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बोलता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए फ्यूचर में क्या है, एग्जिट रहता है। तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वो क्या बोलता है कि हमारा बिज़नेस है जो कंटिन्यू रहेगा, हमारा जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू रहने वाला है, एग्जिट रहने वाला है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस एज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइजेज। तो जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं वो किस बेस पे किए जाते हैं? वो कंटिन्यूइंग एंटरप्राइजेज के बारे में सोच के किए जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यू बेस पे चलने वाला है। ठीक है, तो फ्यूचर में इन फ्यूचर वो लॉन्ग टाइम तक के लिए एग्जिस्ट रहने वाला है। हम इसी को सोच करके हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज दैट्स वाई वी रिकॉर्ड फिक्स असेट एट द ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द असेट विदाउट टेकिंग मार्केट वैल्यू। इसी कारण अपन क्या करते हैं, हमारे फिक्स असेट को हम ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। ठीक है, बिना मार्केट वैल्यू के, हम मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे। ठीक है ना, अच्छा देखो, अगर आप मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, अगर हमने कोई मशीनरी परचेज़ करी, ठीक है ना, वो लास्ट मतलब कि मशीनरी लास्ट कब तक रहने वाली है? हमारे पास 10 ईयर तक रहने वाली है। 10 ईयर के बाद वो ख़राब हो जाएगी, तो 10 ईयर तक रहने वाली। जब मशीनरी परचेज़ करने गए तो उन्हें बोला कि 10 ईयर तक चलने वाली मशीन है। ठीक है, मशीन को लिया है,
तो अपन क्या करते हैं, जो कॉस्ट होगी मशीनरी की वो 10 ईयर तक चलने वाली, तो अपन क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस को 10 ईयर के अकॉर्डिंग उसका एक्सपेंस शो करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन डिवाइड कर लेते हैं 10 से। माना कि मैंने मशीनरी परचेज़ करी कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की, ठीक है ना। अब वो 10 ईयर तक चलेगी, ठीक है ना। ऑफकोर्स तो मैं क्या करूँगी, इसको जो एक्सपेंस उसको 10 ईयर तक क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी। 10 लाख डिवाइड 10 कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो मैं हर साल 1 लाख रुपये एज अ डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूँगी मेरे किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं एक साथ पूरा का पूरा 10 लाख नहीं माइनस करूँगी, क्योंकि मेरी जो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही हूँ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करती हूँ। वो बोलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलने वाला है इन फ्यूचर में। दैट मीन मैं क्या करूँगी, अभी 10 साल तक चलने, ऑफकोर्स अगर लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला तो वो 10 ईयर के लिए भी चलेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस साल का करूँगी, पहले लेस कर लूँगी, फिर अगले साल, फिर अगले, ऐसे 10 ईयर तक कंटिन्यू मैं माइनस करते रहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, ठीक है, अच्छा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेटेड दैट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मैथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मैथड्स है वो कंसिस्टेंट रहते हैं ईयर टू ईयर, मतलब कि सेम रहते हैं। आप जब भी क्या करो, जब भी आप कोई भी चीज़, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, कुछ भी एंट्री करो अकाउंट में, तो वो क्या करो, आप एक मैथड फॉलो करो, अलग अलग मैथड फॉलो मत करो, ठीक है। तो आपकी जो मैथड है, आपकी जो प्रिंसिपल है वो क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए ईयर टू ईयर। माना कि आपने फर्स्ट ईयर तो आपने ये वाला मेथड अप्लाई कर लिया, नेक्स्ट ईयर आप कुछ और अप्लाई करो, फिर आप कुछ नेक्स्ट ईयर कुछ अप्लाई करो, ऐसे नहीं करना है आपको एक मैथड ही फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। सेम बात बोल रहा है कि प्रिंसिपल हमारे जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए ईयर टू ईयर, मतलब कि सेम रहने चाहिए ईयर टू ईयर। दैट्स मेक ईजी टू कंपेयर द अकाउंट प्रीवियस टू करंट, ठीक है। इससे होता क्या है कि जब अगर हम सेम मैथड अप्लाई करते तो हमारे लिए ईजी हो जाता है कंपेयर करना, ठीक है, हमारे अकाउंट्स को। कैसे, देखो, अगर मैं क्या करूँगी, अगर मैंने सेम मैथड अप्लाई करा, ठीक है, तो मेरे लिए मैं उसको अच्छे से कंपेयर कर पाऊँगी। अगर मैंने फर्स्ट ईयर अलग मैथड अप्लाई करा, नेक्स्ट ईयर में अलग मैथड अप्लाई करूँ, तो कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, वहाँ हमने किसी और मैथड से उस चीज़ को रिकॉर्ड करा था, यहाँ हम किसी और मैथड से रिकॉर्ड करें, तो यहाँ पर कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो कंपेयर करने में आसानी हो, हमारा इजी हो, इसलिए हमें सेम मैथड अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमें कंपेयर करना क्यों, कंपेयर हमें इसलिए करना है, कंपेयर हमें क्यों करना है, कंपेयर हमें इसलिए करना है क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं, ऑफकोर्स, ठीक है। तो बिज़नेस में क्या होता है, हमें देखना पड़ेगा हमने पास्ट में कितना प्रॉफिट कमाया, करंटली हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, हमें देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है या फिर घट रही है, ठीक है, उसकी पोजीशन किस तरीके से है, तो हमें चेक करने के लिए ऑफकोर्स कंपेयर करना पड़ेगा हमारे रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो कंपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो मेथड फॉलो करना पड़ेगा जो कि कंसिस्टेंट हो, सेम मेथड, आपको हमेशा सेम मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, अ फर्म कैन चूज़ वन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन एंड हेल्प कंपेयर ईयर टू ईयर। तो बोलना चाह रहा है कि जो फर्म है वो चूज़ करती है एक मेथड डेप्रिसिएशन का, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। अब देखो, डेप्रिसिएशन के यहाँ पास बहुत सारे मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, एन्युटी मेथड, डिस्पोजल मेथड, बहुत सारे मेथड हमने पढ़े थे 11th के अंदर। तो बहुत सारे मेथड हमारे होते हैं, बट फर्म क्या करती है, इनमें से एक मेथड ही फॉलो करेगी, ठीक है, अगर उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, आपको एक मेथड ही अप्लाई करना है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ईयर फॉलो करा तो आपको सेकेंड ईयर में फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करना पड़ेगा, और आगे आपको स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वन हमारा है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट अप्लाई इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है वो क्या करता है, वो इक्वली अप्लाई होता है हमारे एक्सपेंस पे और रेवेन्यू पे, ठीक है। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है, इन दिस कॉन्सेप्ट अ सेट इज़ रिकॉर्डेड व्हेन सेल सर्विस आर मेड। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं असेट को कब, जब हमने सेल कर दी, ठीक है, हमने सेल कर दिया, हमने सर्विस दे दी, ठीक है ना। तो अगर आपको कैश, आपने सेल करा, माना आपने क्रेडिट पे सेल करा, ठीक है, तो आपको कैश अभी नहीं मिला, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है आपको कैश नहीं मिलता आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो कैश मिले या ना मिले हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमने सेल करा है, हमने हमें सर्विस दी है सामने वाले को, तो ऑफकोर्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे करंट ईयर की सेल हुई है, हमने करंट ईयर की सर्विस प्रोवाइड कराई है उनको, तो ऑफकोर्स हम उसको रिकॉर्ड करेंगे हमारे स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। सेम इस तरह से एक्सपेंस के लिए भी है, एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, ठीक है। अगर हमारा एक्सपेंस दिस अकाउंट करंट ईयर का अकाउंटिंग पीरियड का है, ठीक है, तो अगर वो हमने उसके लिए हमने पे नहीं करा है, एक सेकेंड, एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच असेस इन अर्निंग द रेवेन्यू। तो हमें जो खर्चे कर रहा है रेवेन्यू अर्न करने के लिए,
अकाउंटिंग पीरियड में हमने जो खर्चे करे हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए, वो सारे के सारे एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमने भी इसका कैश पे करा हो ना करा हो, ठीक है। तो अगर हमने एक्शन में खर्चा तो हुआ बट मैंने अभी पे नहीं करा, ठीक है ना, हमने क्रेडिट पे अभी काम कराओ, ठीक है। तो माना मैंने क्रेडिट पे गुड्स लेकर के आई, रॉ मटेरियल लेकर के आई, ठीक है ना, तो मैंने अभी तो कैश पे नहीं करा, ठीक है, बट उससे मेरे गुड्स तो बन गए, ठीक है। ऑफकोर्स रिवेन्यू तो मुझे जनरेट हो गया। तो अगर मुझे रिवेन्यू जनरेट हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, मैंने चाहे कैश पे करा हो ना करा, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इसको रिकॉर्ड कर, ऑफकोर्स क्या करेंगे अपन, रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन लास्ट में लिखा है वहाँ पे, टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंड टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ऑल एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड whether actual cash has been paid or received or not। बोलना चाह रहा है कि अगर आपने ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना चाहते हैं अकाउंटिंग पीरियड की, कि एक्चुअल में क्या प्रॉफिट है क्या लॉस आपको यहाँ पे हुआ है, अगर आप शो करना चाहते हैं ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंटरप्राइजेज की अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है अकाउंटिंग पीरियड की, आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। चाहे आपको कैश रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ, उससे में कोई मतलब नहीं है, बट अगर हमारे दिस ईयर के है तो आपको ऑफकोर्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए, ठीक है। होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।